हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अध्यक्ष स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू MTS एग्जाम जो कि केरल सर्कल में हुआ था 2020 में। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और जानते हैं कि प्रश्न है वो कैसा आए थे। तो आज का पहला प्रश्न है वो ये है कि CSC क्या है। CSC रेफर्स टू, CSC की फुल फॉर्म पूछी गई है। CSC का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है लोन फैसिलिटी अंडर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज अलाउड आफ्टर। RPLI में लोन की जो सुविधा है वो कब से शुरुआत हो जाती है। तो कुछ पॉलिसीज में लोन की जो सुविधा है वो 3 साल बाद लागू हो जाती है और कुछ पॉलिसीज में लोन की जो सुविधा है वो 4 साल के बाद लागू हो जाती है। तो मिनिमम जो टाइम है वो है 3 वर्ष। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 3 साल के बाद में कुछ पॉलिसीज में RPLI के अंडर में लोन की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द PLI स्कीम विथ प्री डिटरमाइंड एज ऑफ मैच्योरिटी दैट इज 35, 40, 45, 50, 55, 58 एंड 60 इज। यानी कि PLI के अंडर टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। PLI के अंडर टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। तो सिंपली ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है 6 में से जिसके अंदर जो मैच्योरिटी की जो एज है वो 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60 रखी गई है। तो ऐसी जो पॉलिसी है वो है एंडोमेंट एश्योरेंस, EA पॉलिसी जिसे हम लोग कहते हैं। और EA पॉलिसी को दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम है दूसरा वो है संतोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। PLI की जो शुरुआत है वो 1 फरवरी, PLI की शुरुआत 1 फरवरी 1884 से मानी जाती है। PLI में टोटल 6 प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो दी जाती हैं। EA पॉलिसी में मैच्योरिटी की एज है वो है 35, 40, 45, 50, 55, 58 एंड 60 जिसका दूसरा नाम है संतोष। WLA पॉलिसी होल लाइफ एश्योरेंस जिसे हम लोग कहते हैं, उसका जो दूसरा नाम है वो है सुरक्षा। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी जिसे दूसरे नाम से सुविधा के नाम से भी जाना जाता है। एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी जिसे AE पॉलिसी कहते हैं, उसे सुमंगल के नाम से भी जानते हैं। चिल्ड्रन पॉलिसी को बाल जीवन बीमा के नाम से भी जाना जाता है। PLI में मिनिमम जो सम एश्योर्ड है वो PLI में सम एश्योर्ड मिनिमम है 20,000 रुपये। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो है 50 लाख रुपए। RPLI की जो शुरुआत है वो 1995 में हुई थी। RPLI की जो शुरुआत है वो मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी। यहां से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। RPLI में मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपये है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है। वही बात करें PLI की तरह RPLI में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। 6 टाइप्स की पॉलिसीज टोटल दी जाती हैं PLI और RPLI दोनों में ही। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनको भी आप लोग याद रखोगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया द मैक्सिमम वेट ऑफ अ रजिस्टर्ड पार्सल एड्रेस टू अ ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज। किसी शाखा डाकघर को संबोधित रजिस्टर्ड पार्सल को अधिकतम कितने वजन तक का भेजा जा सकता है, ये पूछा गया है। तो एक ब्रांच ऑफिस से चाहे रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक हुआ हो, पार्सल का रजिस्टर्ड पार्सल बुक किया गया हो, चाहे वहां के लिए एड्रेस किया गया हो, यानी कि कोई व्यक्ति जो कि BO में रहता है, ब्रांच ऑफिस की जुरिडिक्शन में रहता है, उसके कार्य क्षेत्र में रहता है और वो पार्सल अपने लिए मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए यानी बुकिंग और एड्रेस्ड दोनों के लिए जो लिमिट है ब्रांच ऑफिस में पार्सल के लिए, रजिस्टर्ड पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 10 kg। जनरल केसेस में रजिस्टर्ड पार्सल के लिए मैक्सिमम वेट की जो लिमिट है वो है 20 kg। अनरजिस्टर्ड पार्सल की मैक्सिमम की जो लिमिट है वो है 4 kg। 4 kg से ज़्यादा के पार्सल अनरजिस्टर्ड नहीं भेजे जाते हैं, उन्हें रजिस्टर्ड करवाना ही होता है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया द लाइसेंस फी फॉर फ्रैंकिंग मशीन फॉर 5 years इज। फ्रैंकिंग मशीन के जो लाइसेंस है वो 5 साल के लिए दिए जाते हैं। इनके लिए जो चार्जेस हैं वो 5 साल के लिए वो 375 रुपये लिए जाते हैं।
5 साल बाद अगर रिन्यू करवाने हैं तो उसके लिए भी चार्जेस 375 रुपये हैं। अगर कोई लेट रिन्यू करवाता है किसी भी लाइसेंस को, उसके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं, यानी कि टोटल 475 रुपये उनसे चार्ज लिया जाता है। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को हेड ऑफ द डिवीजन यानी कि सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट करते हैं। लाइसेंस जारी करने का जो अधिकार है वो हेड ऑफ द डिवीजन या सुप्रीडेंट ऑफ द पोस्ट के पास में है। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टाम्पिंग मशीन है। फ्रैंकिंग मशीन एक स्टाम्पिंग मशीन है। फ्रैंकिंग मशीन में 2 डाई होती है, एक है वैल्यू डाई, दूसरा है लाइसेंस डाई। यहाँ से सारे जो प्रश्न हैं, जो फैक्ट्स हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए, आप लोग इनको भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट इज। तो आज की डेट में करंट रेट है इंटरेस्ट रेट सुकन्या समृद्धि अकाउंट पर, वो है 7.6%। सुकन्या के अकाउंट्स पहले 1000 रुपये से खोले जाते थे मिनिमम, अभी 2250 रुपये से मिनिमम खोले जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 250 रुपये ही जमा कराने होते हैं। मैक्सिमम 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। ऐसे में कितने भी ट्रांजैक्शंस 1 महीने या 1 साल में किए जा सकते हैं, लेकिन जो अपर लिमिट है वो 1.5 लाख से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में नहीं होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को 0 से लेकर के यानी कि 1 दिन के गर्ल चाइल्ड से लेकर के 1 दिन की बच्ची से लेकर के मैक्सिमम 10 साल की बच्ची का खाता खोला जा सकता है। खाता अकाउंट ओपनिंग की डेट से 21 ईयर्स तक चलता है, यानी कि अगर किसी गर्ल चाइल्ड की एज, बच्ची की एज 5 साल है, उसका जो मैच्योरिटी का टाइम है उसके अकाउंट का वो 26 ईयर्स रहेगा। ये जो फैक्ट्स हैं आप लोग इनको भी याद रखोगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। और एक प्रश्न सुकन्या से ये भी पूछा गया है कि प्री मैच्योर क्लोजर कब करवाया जाता है। तो जब बच्ची की उम्र 18 साल की हो जाती है, तो उससे पहले कोई भी प्री मैच्योर क्लोजर नहीं होता है। प्री मैच्योर विड्रॉल सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स की जब बच्ची हो जाती है, गर्ल चाइल्ड जब 18 ईयर्स की हो जाती है, उसी समय पर पॉसिबल है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना है एनुअली, ये पूछा गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY में पुराने प्रीमियम की बात करें तो वो है 330 रुपये। नया कितना है आपको ये बताना है, अभी अपडेट हुआ है कुछ दिन पहले, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप कर सकते हो। 330 रुपये प्रीमियम जमा करवाना होता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि ये 330 रुपये है, क्या ये मंथली जमा करवाए जाते हैं या ईयरली। तो ये ईयरली जमा कराए जाते हैं, यानी कि एनुअल प्रीमियम होता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इस इंश्योरेंस में जो कवरेज है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए का है। ये भी प्रश्न इस वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स फॉर अ सिंगल बेनिफिशियरी अंडर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज इज। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विस की जो सुविधा है वो एक व्यक्ति के द्वारा अधिकतम कितने किए जा सकते हैं, ये पूछा गया है। तो अधिकतम जो ट्रांजेक्शन्स की जो लिमिट है वो है 30 ट्रांजेक्शन्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। IMTS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज होता है IMTS की फुल फॉर्म। लेकिन ऑप्शंस में क्या दिया होता है, ये जो सर्विसेज वर्ड है इसकी जगह पर सिस्टम वर्ड देकर के आपको कंफ्यूज करता है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सर्विसेज ही इसका सही आंसर है और इसको ही आपको टिक करना है, सिस्टम को नहीं टिक करना है, सर्विसेज को टिक करना है। सर्विसेज होता है एस का जो पूरा नेम है IMTS में, आप लोग सिस्टम ना लगाएं, कंफ्यूज करता है आपको ऑप्शंस, तो आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट ओपन अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज अलाउड, यानी कि SCSS सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में प्री मैच्योर क्लोजर कितने समय बाद किया जा सकता है, यह पूछा गया है। तो अकाउंट ओपनिंग की डेट से 1 साल के समय के बाद,
अकाउंट ओपनिंग से लेकर के एक साल का जो समय है उसके बाद में। यानी कि अगर किसी ने 2021 में जनवरी में अकाउंट खुलवाया है तो उसी दिन के 2022 के जनवरी में आप लोग उसके बाद में पेमेंट ले सकते हैं। 1 जनवरी 2021 को खुलवाया है तो 1 जनवरी के बाद यानी कि 2 जनवरी 2022 के बाद आप कभी भी पेमेंट ले सकते हैं। तो आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया गोल्ड कॉइन्स और बुलियंस और बोथ एक्सीडिंग अ वैल्यू ऑफ रुपीज इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। कितने रुपए के सोने के सिक्के या बुलियन या दोनों को डाक के द्वारा उसका प्रेषण निषिद्ध है, मतलब प्रोहिबिटेड है। तो गोल्ड के कॉइन्स हो, बुलियंस हो या दोनों हो, दोनों की वैल्यू 10,000 रुपये से ज्यादा की अगर है तो उसे डाक के द्वारा नहीं भेजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 में पूछा गया है द रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर अ स्पीड पोस्ट कस्टमर ऑफरिंग मंथली बिजनेस अप टू 5 लाख इज। अगर कोई कस्टमर जो 5 लाख रुपए का मंथली बिजनेस देता है पोस्ट ऑफिस को, स्पीड पोस्ट का कस्टमर है, उसको कितने % की छूट दी जाती है? तो ऐसे कस्टमर्स को जो छूट है वो 10% की दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। स्पीड पोस्ट मैक्सिमम 35 kg तक के बुक किए जा सकते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट हो चाहे डोमेस्टिक हो। मैक्सिमम 35 kg तक की जा सकती है बुक। और इस पर एक क्रेडिट फैसिलिटी जिसे बुक नाउ पे लेटर भी कहते हैं, ये भी स्पीड पोस्ट के लिए लागू रहती है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है द फी कलेक्टेड फ्रॉम द सिटीजंस फॉर आधार अपडेशंस इज। आधार को अपडेट करने के लिए कस्टमर्स से कितनी फीस ली जाती है? तो आधार अपडेशन के लिए जो टोटल फीस है वो 50 रुपये ली जाती है। इसी में ही GST वगैरह इंक्लूड रहती है। कस्टमर को अपडेट करवाना है, आधार कार्ड चेंज वगैरह करवाने हैं, कुछ नाम या एड्रेस वगैरह या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, तो उसके लिए 50 रुपीज इंक्लूडिंग GST देने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। आधार अगर किसी को एनरोल करवाना है, एनरोलमेंट करवाना है, यानी कि नया आधार बनवाना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 में है द रेंट फॉर अ पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग इफ टेकन सेपरेटली फॉर अ पीरियड ऑफ फुल फाइनेंशियल ईयर इज। यानी कि एक पोस्ट बॉक्स हो चाहे एक पोस्ट बैग हो, अलग अलग लेना है किसी व्यक्ति को, चाहे एक लेना हो चाहे 2 लेना हो, अलग अलग लेने हैं, तो उस केस में एक वित्तीय वर्ष के लिए किराया कितना ये पूछा गया है। अलग अलग लेना है तो इसके लिए चार्जेस है, एक वित्तीय वर्ष के लिए जो किराया है वो 150 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। दोनों को संयुक्त रूप से लेना है तो चार्जेस है 250 रुपये पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। 14 में पूछा गया मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल पोस्टेड इन लेटर बॉक्सेस विल बी ट्रीटेड एज। लेटर बॉक्स में अगर किसी ने मशीन फ्रैंक्ड का आर्टिकल पोस्ट कर दिया है तो उस आर्टिकल के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है? तो ऐसे आर्टिकल्स को अनपेड आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। 15 में पूछा गया द पोस्टेज चार्जेबल ऑन डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन द पोस्टेज इज इनसफिशिएंट इज। जब डाक शुल्क अपर्याप्त है तो सरकारी डाक सामग्री के वितरण पर लगाए जाने वाला शुल्क, डाक शुल्क कितना है? यानी कि ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है और उस पर कोई चार्जेस बकाया है तो उस पर उतने ही चार्जेस लिए जाते हैं जितने का बकाया है, यानी कि जो एक्चुअल डिफिशियंसी है उतने ही लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। डबल डिफिशियंसी लेते हैं नॉर्मल आर्टिकल्स के लिए, जो आर्टिकल्स ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स नहीं होते हैं उनके अलावा डबल द डिफिशियंसी चार्ज लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अवेलिंग विड्रॉल थ्रू AEPS ऑफर्ड बाय IPB आर। IPB से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा अगर किसी को AEPS करना है, AEPS करना है, तो AEPS के द्वारा अगर किसी को पैसे निकालने हैं तो वो आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट से निकाले जा सकते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट हो उसमें लिंक होना चाहिए आधार नंबर, उसके खाते से, किसी भी कस्टमर के खाते से आधार नंबर उसके बैंक से जुड़ा हुआ है, बैंक नंबर से, तो उसके अकाउंट से पोस्ट ऑफिस वाले भी AEPS कर सकते हैं, आधार से पैसे निकाल सकते हैं या
बाय OTP भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों ही होने चाहिए। आधार नंबर लिंक भी होना चाहिए और मोबाइल नंबर भी होना चाहिए, यानी कि दोनों ही होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया एन ऑफिस विच डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज आर्टिकल्स विदाउट एड्रेसेस और विद अनडेसिफरेबल और इनकम्प्लीट एड्रेस इज आ। ऐसी ऑफिस जो कि अनक्लेम्ड आर्टिकल्स, रिफ्यूज आर्टिकल्स और ऐसे आर्टिकल जिन पर एड्रेस नहीं है या अनडेसिफरेबल है या अधूरे पते वाले हैं, इन सभी आर्टिकल से जो डील करता है उस ऑफिस को क्या कहते हैं? उस ऑफिस को कहते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस, RLO क्या कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RLO की डेफिनेशन है, RLO की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, RLO की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, रिटर्न लेटर ऑफिस। ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द RMS रेलवे मेल सर्विस वेयर द वर्क्स पेपर ऑफ द सेक्शंस अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर्ड, चेक्ड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड इज नॉन एज। तो ये पूछा गया है कि RMS की एक स्टेशनरी ऑफिस जहां पर जो कागजें हैं या कागजों को प्रिपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए या उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए जो ऑफिस है, उस ऑफिस को क्या कहा जाता है? तो उस ऑफिस को सिंपली रिकॉर्ड ऑफिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि छटाई सूचियों में परिवर्तन निर्धारित करते हुए अधीक्षक रेल डाक सेवा द्वारा जारी आदेश को क्या कहते हैं? द ऑर्डर्स इशूड बाय अ स्टूडेंट RMS प्रिस्क्राइबिंग चेंजेस इन शॉर्टिंग लिस्ट इज, यानी कि ऐसे ऑर्डर जो कि स्टूडेंट ऑफ द RMS के द्वारा जारी किए जाते हैं, शॉर्टिंग लिस्ट में चेंज करने के लिए ऐसे ऑर्डर्स को जारी किया जा रहा है, तो ऐसे ऑर्डर्स को क्या कहा जाता है? ऐसे ऑर्डर्स को ए ऑर्डर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ए ऑर्डर की डेफिनेशन है कि इनको स्टूडेंट ऑफ द RMS के द्वारा इनको जारी किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है किनके द्वारा जारी किया जाता है? स्टूडेंट ऑफ द पोस्ट के द्वारा जारी किया जाता है या स्टूडेंट ऑफ RMS के द्वारा या इंस्पेक्टर के द्वारा या हेड ऑफ द सर्किल के द्वारा? तो उसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑफ द RMS के द्वारा ए ऑर्डर्स को जारी किया जाता है। ये ऑर्डर्स को क्यों जारी किया जाता है? कि शॉर्टिंग लिस्ट में अगर कोई चेंज करना है तो ए ऑर्डर्स निकालने ही होते हैं, ये ऑर्डर्स को जारी किया जाता है। तो आप लोग अदर फैक्ट्स को भी याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यू बैग, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्यू बैग है? तो जो ड्यू बैग है, कैश बैग, स्पेशल बैग, कैंप बैग और अकाउंट बैग में से वो है अकाउंट बैग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। तीनों ये जो बैग्स हैं वो ड्यू बैग्स नहीं है, नॉट अ ड्यू बैग। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया रजिस्टर्ड बंडल्स आर मेड ऑफ ऑर्डिनरी विद व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू बी एनक्लोज एक्सीड्स। सामान्यतः रजिस्टर्ड आर्टिकल्स का जो बंडल्स है उसे कब प्रिपेयर किया जाता है, ये पूछा गया है। तो रजिस्टर्ड बंडल को सामान्यतः तब बनाया जाता है जब रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की जो संख्या है वो 2 से ज्यादा हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया द बैग यूज्ड बिटवीन अ सब ऑफिस एंड इट्स हेड ऑफिस टू एनक्लोज कैश बैग्स एंड आर्टिकल्स, documents etc connected with accounts as well as correspondence unconnected with accounts is called as। सिंपली ये डेफिनेशन पूछी गई कि एक उप कार्यालय और उसके प्रधान कार्यालय के बीच खातों से जुड़े नगद, थैलों और सामग्रियों, दस्तावेजों आदि और साथ साथ खातों से असंबद्ध पत्राचार को संलग्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले थैले को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ऐसे बैग्स को कहा जाता है अकाउंट बैग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि द मोबाइल थ्रू विच डिलीवरी पर्टिकुलर्स ऑफ अकाउंटेबल आर्टिकल्स आर अपडेटेड इंस्टेंटली इज। ऐसा कौन सा ऐप है या ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से अकाउंटेबल आर्टिकल्स की जो डिलीवरी है वो रियल टाइम डिलीवरी होती है, उसे कहते हैं पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। CELC होता है आधार से संबंधित जो बच्चों के लिए आधार कार्ड अपडेशन का जो कार्य किया जाता है, चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट जिसे हम लोग बोलते हैं। बच्चों के, छोटे बच्चों के जो 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके आधार में जो भी करेक्शंस वगैरह किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उससे संबंधित ऐप है CELC। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस
लेटर बॉक्सेस के लिए जो ऐप है वो है नन्यता, और पोस्ट इन्फो एक जनरल ऐप है जिस पर पोस्ट ऑफिस की लगभग सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, पोस्ट ऑफिस इन चार्ज ऑफ जीडीएस आर केप्ट ओपन फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। जीडीएस के इंचार्ज वाले जो ऑफिसेज हैं, जैसे ब्रांच ऑफिसेज कहते हैं, वो अधिकतम कितने समय के लिए खोले जाते हैं? तो वो अधिकतम 5 घंटे के लिए खोले जाते हैं और मिनिमम 4 घंटे के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, द लाइसेंस टू यूज अ फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाई। फ्रैंकिंग मशीन को उपयोग करने की लाइसेंस कौन जारी करता है? तो हेड ऑफ द डिवीजन। ऑप्शन नंबर ए 25 का होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। 26 में पूछा गया है, द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज। डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कौन सा है? तो पोस्टल सर्विस बोर्ड को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। पोस्टल सर्विस बोर्ड में 6 मेंबर्स होते हैं, उसके साथ साथ में एक हेड होता है, सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वही पोस्टल सर्विस बोर्ड के हेड होते हैं, यानी कि सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, अ वैलिड फ्रैंक इंप्रेशन शुड हैव। एक वैलिड फ्रैंक इंप्रेशन में क्या होना चाहिए? तो वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों ही होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। एक वैलिड फ्रैंक इंप्रेशन में वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई दोनों ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया, द फी कलेक्टेड फ्रॉम अ पेंशनर फॉर जनरेटिंग डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एट हिज और हर डोर स्टेप इज। अगर किसी पेंशनर के लिए डीएलसी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी करना है तो उनसे कितनी फीस कलेक्ट की जाती है, यह पूछा गया है। तो उनसे 70 रुपीज कलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया, डोर स्टेप मोबाइल नंबर अपडेशन इन आधार इज डन थ्रू। आधार में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है डोर स्टेप पर, तो ये जो फैसिलिटी है वो किसके माध्यम से दी जाती है? तो ये CELC के माध्यम से दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस ऑफ लेटर बॉक्सेस इज डन थ्रू। पत्र पेटियों का इलेक्ट्रॉनिक निकासी किसके माध्यम से की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस लेटर बॉक्स की नन्यता ऐप के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। PMA के द्वारा जो अकाउंटेबल आर्टिकल्स हैं उनकी रियल टाइम डिलीवरी शो की जाती है। APS के माध्यम से किसी भी बैंक के अकाउंट से पैसा आधार के माध्यम से निकाला जाता है। CELC के माध्यम से छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ साथ में केरल सर्कल का 2020 का 2020 का MTS का जो एग्जाम है उसके जो डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस है उनको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसी के साथ इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।